नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मयंक सर एजुकेशन हब में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और उस चैप्टर में हमने लगभग विद्युत धारावाही चालक तार और वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे परिनालिका अर्थात सोलेनोइड की। और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं क्योंकि लगभग हर साल इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार भी जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर बना हुआ है ये पूछ लिया गया था। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। क्या है समझिएगा, क्या होती है परिनालिका। कि यदि मान लीजिएगा आपको क्या ले लिया जाए, एक नर्म लोहे की क्रॉड यानी नर्म लोहा लिया जाए और उस पर क्या कर दिया जाए बच्चों, विद्युत रोधी तांबे के जो तार है, तांबे के तार की क्या ले ली जाए, एक बेलन की आकृति। जैसे मान लीजिएगा ये क्या है, एक बेलन की आकृति की स्ट्रक्चर है और इस बेलन की आकृति की स्ट्रक्चर पर क्या है, ये खोखला है अंदर से, इस पर पास पास बहुत ज्यादा पास पास क्या कर दूं, तांबे के तार लपेट दूं, तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, आपकी सोलेनोइड या परिनालिका। तो क्या डेफिनेशन है बच्चों, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली जो कुंडली होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, परिनालिका कहते हैं। दोबारा देखिएगा एक बार परिभाषा को, क्या कहा मैंने कि ये कैसी आकृति बच्चों, बेलन की आकृति है, एक सिलेंडर टाइप हो गई। और क्या है इस पर, यदि मैं इस पर अनेक फेरे लगा दूं, किसके, तांबे के तार के, तो अनेक फेरों क्या प्राप्त हो जाएगी, मुझे कुंडली प्राप्त हो जाएगी। ये अनेक फेरों की जो कुंडली प्राप्त होगी किस पर, बेलन की आकृति पर, वही क्या कहलाएगा आपका सोलेनोइड या परिनालिका कहलाएगी। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिनालिका कहते हैं। और यह जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है यह किसी भी परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मेनली दो ही जो डायग्राम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका एक परिनालिका वाला और एक जो डायग्राम आपको मैंने पहले बताया था छड़ चुंबक वाला। ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पिछली बार तो दोनों ही डायग्राम पूछ लिए गए थे। तो परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है। अब बच्चों यदि आप यहां पर गौर से देखेंगे, तो इसी यदि आप चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र हमने कहां देखा था, छड़ चुंबक के चारों ओर, कि जो दिशा थी किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की, वो कैसी आ रही थी, बाहर तो कहां थी, एन से एस की ओर, और अंदर कैसी थी, एस से एन की ओर। तो आपका जो दिशा होती है परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की वो क्या होती है बच्चों, एन से एस होती है। मतलब क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव से कैसी होती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, और अंदर कहां होती है, एस से एन होती है। क्या दिशा किसकी, आपके चुंबकीय क्षेत्र की। याद रखिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसकी जो दिशा होती है आपकी इस परिनालिका में, वह बाहर तो कहां होती है, उत्तरी ध्रुव से कौन की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर, और अंदर कहां होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। आपने पढ़ा हुआ ना छड़ चुंबक वाला चुंबकीय क्षेत्र, सेम टू सेम वैसा ही है। अब चूंकि दिशा छड़ चुंबक की जैसी हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह किस जैसा होता है बच्चों, छड़ चुंबक के जैसा होता है। आपसे यह क्वेश्चन एक नंबर में या ब्लैंकेट खाली जगह में पूछा जा सकता है कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र खाली जगह के जैसा होता है। तो किस जैसा होता है, छड़ चुंबक के छड़ चुंबक के जैसा होता है। और यह जो अगला पॉइंट आपके में लिखा हुआ है यह भी एग्जाम में पूछा गया था। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा बच्चों, एक समान होगा। और एग्जाम में पूछा गया था कि परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर कैसा प्रतीत होता है, कैसा होता है। तो कैसा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक समान होता है, ठीक है ना। और जब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा तो उसे कौन सी रेखाओं के द्वारा दर्शाएंगे अपन, समांतर रेखाओं के द्वारा। तो याद रखिएगा जब भी चुंबकीय क्षेत्र कैसा आता है, एक समान होगा, किस पर, प्रत्येक बिंदु पर, तो उसे किसके रेखाओं द्वारा दर्शाया जाएगा, समांतर रेखाओं द्वारा। आपकी बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि
बुक में यदि आप पीछे की ओर देखेंगे तो क्वेश्चन दिया हुआ कि एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का आरेख बनाइए जिसमें प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो। तो बच्चों आप यहां पा रहे हैं कि मैंने एक लाइन लिखी हुई है क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, एक समान, किसमें, परिनालिका के अंदर। और जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तो उसे कौन सी रेखाओं से दर्शाते हैं, समांतर रेखाओं से। तो यदि मान लीजिएगा यह क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए जिसका मान प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो, एक समान, तो क्या मैं उसे समांतर रेखाओं द्वारा नहीं दर्शा सकता, क्या दर्शा सकता हूं। इस प्रकार से मैंने क्या बना दी, समांतर रेखा बना दी। और किसको बता रही है, ये प्रत्येक बिंदु पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। बात कर रहे हैं परिनालिका के उपयोग की, और ये किसमें किया जाता है बच्चों, परिनालिका का उपयोग। तो परिनालिका का जो उपयोग होता है वह नर्म लोहे से क्या बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। अब या तो आपसे पूरा पूछ लेगा कि परिनालिका का उपयोग बताइए, और आप वहां लिख सकते हैं कि नर्म लोहे से विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है, या फिर क्या होगा कि मान लीजिए आपको ऑप्शन में भी दे सकता है, क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में दे दे और 4 ऑप्शन दे दे कि विद्युत चुंबक किसके द्वारा बनाई जाती है। तो किसके द्वारा बनाई जाती है बच्चों, नर्म लोहे के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और क्या होता है बच्चों फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। पहली बात तो आप इसे वाम या बायां हाथ नियम भी कह सकते हैं, और यह कौन सा नियम हाथ है, हमारा बायां हाथ है। अब क्या कहता है बच्चों, देखो यह कौन सी उंगली होती है हमारी, पहले तो आप ये जानिए ये कौन सी उंगली है, तर्जनी। और यह उंगली जो है, क्योंकि पांच भाग है हमारे एक हाथ में, इसकी कौन सा वाला भाग है, बीच वाला, इसलिए कौन सी होगी, मध्यमा। और ये कौन सा हमारा, अंगूठा। अब पहली बात तो आप बच्चों ये पता होना चाहिए कि इस फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा हम आखिरकार किसकी दिशा ज्ञात करना चाहते हैं। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आप किसकी दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, चालक पर बल की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं। किस नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा आप चालक पर बल की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं। आपको जो बची कुछ 2 दिशाएं जो हैं वह आपको क्या करेगा, एग्जाम में देगा। वैसे तो निकलवाता नहीं है हमसे एग्जाम में, ऐसा सवाल कभी नहीं आते, पूछे नहीं गए हैं अभी तक कि कोई आपको क्वेश्चन दे दो, कह दे भैया बताइए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से दिशा बताइए चालक पर लगने वाले बल की किधर होगी, अंदर होगी, बाहर होगी, ऊपर या नीचे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अंगूठा किसकी दिशा को बताएगा, ये सभी चीजें आपको यहां पता होनी चाहिए। तो सुनिएगा नियम क्या कहता है हमारा, कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं, ये तीनों क्या हो बच्चों, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। आप देख पा रहे हैं कि मेरा यह अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों ही क्या है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। तो तीनों को यदि इस प्रकार से फैलाया जाए कि एक दूसरे क्या हो, लंबवत, तब यदि मेरी तर्जनी उंगली या फिर हमारी तर्जनी उंगली किस दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा किसकी दिशा में हो, विद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करेगा बच्चों, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो याद रखिएगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त कौन करता है, आपका अंगूठा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप भी मन में दोहराइएगा कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाइए कि ये तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। यह आपको पता होना चाहिए। या तो आपसे पूरा नियम पूछ लेगा, यदि मान लीजिएगा नियम नहीं पूछता, छोटे क्वेश्चन पुटअप करता है, तो फिर आपको वहां से छोटे क्वेश्चन भी आने चाहिए कि तर्जनी किसकी दिशा को बताती है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। विद्युत धारा की दिशा को कौन बताती है, आपकी मध्यमा। और अंगूठा किसकी दिशा को बताता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो यह था आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और आपने आज की क्लास में दोनों चीजें पढ़ी, परिनालिका सोलेनोइड और फ्लेमिंग का वाम या बाएं हाथ का नियम पढ़ा। अब इस चैप्टर में सिर्फ हमारे 2 ही टॉपिक रह जाते हैं, एक तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर बल, और आपका घरेलू परिपथ जिसमें हम अतिभारण और लघुपतन के बारे में भी जानेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है, और इसमें 6 नंबर आप अपने पक्के मान के चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तनाव फ्री रहिए। नमस्कार, जय हिंद।